तो देखो पिछले लेक्चर में फजांस रूल भी निपट चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पहले इसको समझने के पहले लिखते हैं हम लोग पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो सब लोग लिखो पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो पहले इसको समझ लो। अगर एक बॉन्ड बनता है और दोनों एटम सेम है, या फिर दोनों एटम ऐसे कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है, लाइक हमने एक बॉन्ड बनाया ए और ए के बीच में, या फिर ए और बी भी हो सकता है, पर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वेरी स्मॉल होना चाहिए। अगर आप पूछो तो कितना, तो 0.4 या उससे कम, मतलब लेस, मतलब 0.1 0.2 का जैसा होना चाहिए। मीन्स वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और या फिर मतलब सेम हो जाए तो अच्छी बात है, कोई डिफरेंस नहीं। ऐसे केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होता है। पता ही होता है कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बीच में होगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज नॉन पोलर बॉन्ड। तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में होता है तो इसको बोला जाता है नॉन पोलर बॉन्ड। पर अगर मान लो ऐसा हो गया कि एक ने इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लिया, बी दमदार था, इलेक्ट्रॉन खींचा, तो यहाँ पे प्लस या माइनस, मीन्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस 1.4 से ज़्यादा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, तो ये होगा पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, इसमें क्या होता है ये समझ में आ रहा होगा। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वेरी स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वेरी हाई मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नीचे लिखो इफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय सेम एटम और फॉर्म्ड बाय एटम हैविंग वेरी लो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ब्रैकेट में लिख लो लेस देन 0.4, ब्रैकेट क्लोज कर दो, देन दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर बॉन्ड। मतलब व्हेन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेम एटम और फॉर्म्ड बाय एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 0.4, देन दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर बॉन्ड। इनमें डिफरेंस 0.4 से कम का होता है। ठीक है, इसमें फिर नीचे लिखो इफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 0.4, देन दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड। ठीक है, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय atom having electronegativity difference more than 0.4, then this bond is polar bond। तो ये कैसा बॉन्ड होता है, ये आपके पास होता है पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड में 0.4 से ज़्यादा का डिफरेंस होता है, नॉन पोलर में अप टू 0.4। 0.4 वाला भी नॉन पोलर कहलाता है, अप टू 0.4। ठीक है, समझ में आ गया। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ज़्यादा चार्ज, हम लोग बोलेंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलर। ऐसा हो सकता है चार बॉन्ड देते, पूछे विच ऑफ द बॉन्ड इज हाईएस्ट पोलर, हाईएस्ट पोलराइज, हाईएस्ट पोलर। तो जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा। ठीक है, तो इसमें नीचे देखो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम इंक्रीजेस, चार्ज ऑन एटम ऑल्सो इंक्रीजेस, so polar character of bond also increases। ठीक है, तो इसमें नीचे लिख लो, फिर देखो मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी पोलर बॉन्ड। ठीक है, या फिर मोर विल बी पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड पोलर होगा। जैसे समझ लो अभी से बॉन्ड पोलर की बात हो रही, जैसे कि HF, HCl, HBr एंड HI। तो अगर पूछा जाए पोलर बॉन्ड, देखो पोलर बॉन्ड की बात अभी कर रहे हैं, अभी कुछ और कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है इसमें, तो सबसे ज़्यादा HF, अरे F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। ठीक है, तो वो ज़्यादा पोलर, ये लेस पोलर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर नॉन पोलर बॉन्ड पूछने का चांसेस एक्चुअल में काफ़ी कम है।
हमसे ज़्यादा पूछा जाता है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो बॉन्ड अगर देखना है पोलर है कि नॉन पोलर, तो आपको क्या देखना होगा, तो आपको देखना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना और कुछ नहीं देखना। ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, कम डिफरेंस तो कम पोलर। पर ये तो बॉन्ड की बात होगी, हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो हम लोग बात करते हैं अब पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आप लोग अब नीचे लिखो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है अभी समझते हैं। तो पहले इसमें नीचे लिखो मॉलिक्यूल इज पोलर व्हेन बोथ द बिलो कंडीशन आर सेटिस्फाइड। मॉलिक्यूल तभी पोलर होगा जब दोनों वाले नीचे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। कौन कौन से, लिखो द कंडीशन फॉर पोलर मॉलिक्यूल आर, दोनों होने चाहिए। पहला लिखो फर्स्ट लिखो मॉलिक्यूल मस्ट हैव पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड होगा तब जाके पोलर हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूल मस्ट हैव पोलर बॉन्ड। सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट बी अनसिमेट्रिकल। ये क्या है अभी समझते हैं। मीन्स अगर बॉन्ड पोलर होगा और उसका स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल होगा तब जाके वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। अदरवाइज मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, ठीक है। इसमें नीचे लिखो इफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। समझते हैं इसको, देखो BeCl2 कैसा होता है, ये आपसे कोई पूछे बॉन्ड पोलर है तो देखो क्या है, अच्छा क्लोरीन और बेरिलियम में, भाई क्लोरीन नॉन मेटल है, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप ऐसा एरो से बनाओ, मतलब समझ लो खींच रहा है ना, जैसे अरे समझ लो ऐसा है कि बीच में कुछ रखा है मान लो, होता ना वो, जैसे मान लो कि खींचने वाला, तो मतलब फोर्स लगाओ, खींच रहा अपने साइड, ये अपने साइड खींच रहा है, ठीक है। और इसने भी अपने साइड खींचा, ये क्लोरीन भी दम लगा रहा है, इसने अपने साइड खींचा, दोनों सेम एनर्जी से खींचेंगे, ठीक है। तो अच्छा नेट पे बेरिलियम, मतलब देखो पोलर नॉन पोलर का मतलब ये कि अगर मॉलिक्यूल इधर उधर कहीं कुछ डिसबैलेंस हो गया, कुछ घूम गया, तो वो कहलाएगा पोलर। सेंटर पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेंटर पे चीजें बैलेंस हो गई तो कुछ नहीं होगा। तो देखो बेरिलियम पे क्या होगा, ये भी दम लगा रहा है, ये भी दम लगा रहा है, बेरिलियम कहीं नहीं जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, देखो सिमेट्रिकल, इसने इसको बैलेंस कर दिया, सिमेट्री बैलेंस कर दिया। तो जब नेट फोर्स, समझ लो ऐसा फोर्स समझ लो, जब नेट फोर्स सेंटर पे 0 होता है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, नॉन पोलर। मतलब नॉन पोलर होने के लिए क्या, मतलब देखो पोलर होने के लिए समझो, पोलर होने के लिए क्या बोला था, पोलर बॉन्ड एंड अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और अगर नॉन पोलर, मतलब अगर आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। तो दिस इज सिमेट्रिकल, नेट फोर्स ऑन सेंटर इज 0। तो अगर नेट फोर्स 0 अगर आपके पास होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। सो दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और रीजन क्या है आपका, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो देखो बॉन्ड नॉर्मली नहीं आता, आपको स्ट्रक्चर इसलिए पहचानना पड़ेगा, इसलिए पहले आपको आयोडाइड मैंने स्ट्रक्चर इतना डिटेल में बताया। और ये जो क्वेश्चन आप समझो कि 2019 में तो आया ही था एक्चुअल में, और इंटीजर टाइप में, और बहुत बार, मतलब 2010 से लेकर अभी तक में 3-4 बार तो आ ही रखा है। मतलब ऐसा होता है ढेर सारे मॉलिक्यूल, 10-15 मॉलिक्यूल लिख दिए जाएंगे, आपको बता, अरे इंटीजर टाइप में बताना हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा आएगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बैलेंस हो जाएगा। अगर मान लो बैलेंस हो जाएगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो, मतलब हर फोर्सेस बैलेंस होगा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। बैलेंस नहीं होगा तो मॉलिक्यूल विल पोलर, ठीक है, दिस इज नॉन पोलर। और एग्जांपल BF3, अरे भाई 120 ये खींच रहा, 120 नेट पे, अरे सिमेट्रिकल है, बैलेंस दिख रहा है, तो ये क्या, नॉन पोलर। देखो एक चीज और ध्यान रखना, मान लेते हैं अभी मैंने लिखा होता है BeFCl, मतलब बेरिलियम, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो ये मॉलिक्यूल भाई पोलर होगा। देखो
फ्लोरीन अलग फोर्स लगाएगा, तो कौन कम लगाएगा कौन ज्यादा, ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, और ये एक्चुअली में कोई पूछता ही नहीं है। देखो डिस्कशन का पॉइंट हमारा सिर्फ ये है, ये अलग एलिमेंट है अलग फोर्स लगाएगा, अलग एलिमेंट है अलग फोर्स लगाएगा, दोनों का फोर्स कभी भी सेम नहीं हो सकता। अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, कभी भी दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती ही नहीं, तो उनके फोर्सेस डिफरेंट होंगे। तो अगर डिफरेंट फोर्स होंगे सो मॉलिक्यूल विल बी नॉट बैलेंस, तो ये कैसा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मतलब बैलेंस नहीं है ना। देखो इसका फोर्स अलग इसका फोर्स अलग, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सो दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, तो कैसा मॉलिक्यूल पोलर, ठीक है। तो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल, तो अगर ऐसा कुछ एसिमेट्रिकल आएगा तो होगा पोलर मॉलिक्यूल। तो इन बातों को समझने के लिए हम लोग फटाफट एक क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल निपटा देते हैं, लाइन लगा के निपटा देते हैं। तो नीचे लिखो पहला, मतलब एक क्वेश्चन लिखो राइट पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो बताना कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। पहले खुद से ट्राई कर लेना, और जब नहीं बनेगा तो मेरे आंसर से मैच करना, ठीक है। तो करते हैं फटाफट ढेर सारे। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल करते हैं। देखो फटाफट इसको करो, पहले खुद से ट्राई कर लो। अब मैं इनके आंसर लिखता हूँ। पहला मिथेन, वैसे मिथेन में तो बॉन्ड ही नॉन पोलर होता है, कार्बन और हाइड्रोजन में सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है, पर मिथेन इज ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अरे टेट्राहेड्रल मैंने कहा था, नेट पे देख लेना, सारे एंगल 109 होते हैं, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सो दिस इज नॉन पोलर। तो पहले वाले का आंसर है नॉन पोलर। अगर आप सेकंड वाले को देखो, ड्रॉ करो 3 क्लोरीन, तो अब आप देखो ऐसा होगा कि ये तीनों क्लोरीन नीचे खींच रहे हैं, बेचारा H कुछ नहीं कर पाएगा, तो अरे बैलेंस नहीं है ना, ये आपको दिख रहा है, तो दिस इज पोलर, ठीक। थर्ड वाले पे आएंगे CCl4, तो ऊपर क्लोरीन। तो देखो आपको अगर याद होगा टेट्राहेड्रल में सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये सिमेट्रिकल है, दिस इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ओके। इसमें ऊपर भी क्लोरीन नीचे भी क्लोरीन, सो दिस इज नॉन पोलर। तो ये कैसा है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, तो ये हमारा 3 तक होगा नॉन पोलर, तो दिस इज नॉन पोलर। अब देखो PCl5 में आता है, PCl5 को देखो ध्यान से देखो, ये दोनों अगर पोलर नॉन पोलर का क्वेश्चन आया और ये दोनों ना आए तो समझ लो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूछा और ये दोनों ना रहे, ये दोनों तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन है जे एडवांस वालों के भी, मतलब फेवरेट उनका स्ट्रक्चर है, क्योंकि लोग उसको गलत बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए पहले ऊपर वालों को देखते हैं। देखो PCl5 देखो 1
2 और 3, आराम से सोचो, एक प्लेन में 3 होते हैं। अरे ट्रायंगल बाय पिरामिडल में एक प्लेन में 3 होते हैं ना, तीनों बैलेंस है, तीनों बैलेंस है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, तीनों बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। तो यहां तक में क्या है, फोर्सेस बैलेंस है, नॉन पोलर, फोर्सेस बैलेंस है, नॉन पोलर, ठीक है। 2 क्लोरीन है, एक ऊपर जोड़ दो एक नीचे जोड़ दो, एक ऊपर एक नीचे जोड़ दो, बैलेंस है, तो दिस इज नॉन पोलर। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये दिस इज नॉन पोलर। आगे क्या है, PCl3F2, PCl3F2। अब याद करो PCl3F2 में क्या कहा था, फ्लोरीन विल ऑक्यूपाई एक्सल पोजीशन। अच्छा तीनों क्लोरीन बैलेंस है यहां तक, बस क्लोरीन को देखो बैलेंस है ना, ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाले फ्लोरीन को बैलेंस कर देगा। तो जब बैलेंस कर देगा सो दिस इज अगेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ध्यान रखना PCl3F2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जब PCl2F3 में आते हैं तो पता ही होगा, पहले एक्सेल में और फिर इक्वेटोरियल में। तो देखो क्या है, अच्छा एक्सेल वाले से बैलेंस है तो इसको हटा देता हूं, एक्सेल से बैलेंस हटा दिया। अच्छा यहाँ पे देखो, इधर क्लोरीन इधर फ्लोरीन, क्लोरीन का क्या फोर्स सेम हो सकता है। अब देखो ऊपर वाला नीचे वाला बैलेंस कर, हटा दिया, कोई जरूरत नहीं। ये तीनों में अच्छा क्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन को बैलेंस कर सकता है, अलग अलग फोर्स है, कौन कम कौन ज्यादा वो डिस्कस नहीं करना, अलग अलग फोर्सेस है, तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर, ठीक है। तो अब मैं देखो फटाफट इनको ड्रॉ करता रहता हूं और आपको पता ही होगा, जैसे SF6 में फटाफट सबको ड्रॉ करता हूं। तो SF6 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नॉन पोलर, HCF4 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फिर से नॉन पोलर, HCF2 लीनियर स्ट्रक्चर नॉन पोलर। तो ये जो तीनों होंगे, तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं, नॉन पोलर, तीनों के तीनों नॉन पोलर। HCF4 सॉरी SF4 में क्या होगा, दिस इज सीसो। देखो इसमें लोन पेयर आ गया तो फोर्सेस कभी बैलेंस नहीं हो सकती, ठीक है, दिस इज पोलर। जैसे वाटर है, वाटर इज पोलर, अमोनिया इज पोलर, अमोनिया पोलर है, अमोनिया फोर्सेस जहां लोन पेयर सिमेट्री मतलब बैलेंस नहीं रही, अनसिमेट्रिकल हो गया, मतलब अनबैलेंस हो गया है, तो फिर आपके पास वो हो जाएगा पोलर, ठीक है। इसका मैं लिख देता हूं दिस इज नॉन पोलर। अब इस पे आते हैं HCHO। तो आप खुद देखो, ऑक्सीजन और कार्बन मतलब हाइड्रोजन कोई बैलेंस ही नहीं है, तो दिस इज पोलर। ठीक है, तो यहां तक तो आ गया आपके पास। अब I3 माइनस मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। दिस इज लीनियर, अगर ये लीनियर है अगर लीनियर हो गया सो दिस इज नॉन पोलर। देखो पॉजिटिव है, तो आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 7, एक निकल गया तो 6 बचे, और इस पे आएगा प्लस चार्ज। सो दिस इज sp3 विद 2 लोन पेयर, दिस इज बेंट। अरे भाई आज ही तो लिखो, मतलब पिछले लेक्चर में तो लिखवाया है कि बेंट होता है, तो दिस इज पोलर, बैलेंस नहीं ना पोलर। ये टेट्राहेड्रल होता है और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, सो दिस इज नॉन पोलर, ठीक है।
तो ये हमारे हो गए पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर और नॉन पोलर को मेजर करने के लिए, निकालने के लिए एक टर्म हम लोग लिखते हैं डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे ए और बी, ठीक है, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मान लेते हैं क्योंकि वो तो देख के पता नहीं चलेगा। सपोज करते बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तब क्या होगा, ए इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बी की तरफ। तो इधर कोई चार्ज क्यों ले लेते हैं, क्यों में सब चार्ज दिखा देते हैं। देखो इधर जितना नेगेटिव होगा इधर उतना पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी ले लेते हैं। अरे भाई ये एरो बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, तब वैसे इसको ऐसा ऐसा इंडिकेट करते हैं, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, ठीक है। तो क्या लिखते क्या है इसको, तो लिखा क्या जाता है, जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, तो दोनों पे चार्ज सेम है, इस पे जितना माइनस उतने इस पे इतना प्लस, तो वो होता है क्या, चार्ज, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों एटम के न्यूक्लियस से डिस्टेंस। देखो आपको पता ही होगा, ग्रेविटेशन फिजिक्स में पढ़ा होगा पहले कि जब भी डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हमेशा सेंटर से करते हैं। तो दोनों के सेंटर से डिस्टेंस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, तो वो क्या होता है आपके पास इनटू डिस्टेंस। तो मतलब क्या होगा, इसको म्यू से लिखते हैं, म्यू म्यू ये इसका सिंबल होता है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट देखो, चार्ज होगा कोलॉन और डिस्टेंस होगा मीटर। तो इसको कंफ्यूज होकर सेंटीमीटर मत पढ़ना भाई, सी कैपिटल होगा, कोलॉम का सी कैपिटल होता है, कोलॉम इनटू मीटर होगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर नहीं है, कोलॉम का यूनिट मतलब सी एंड डिस्टेंस का यूनिट मीटर। पर इसका एक ऐसा यूनिट होता है डिबाई, डिबाई, हाँ इसमें ये एक्चुअल में इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो इसी कन्वर्जन पे आएगा। तो एक याद रखना कि 1 डिबाई, तो 1 डिबाई कितना होता है, ये होता है 1 डिबाई आपके पास होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कोलॉम इंटू मीटर। ये 1 डिबाई का फॉर्मूला होता है, वैल्यू होती है 1 डिबाई इज 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कोलॉम इंटू मीटर। तो ये 1 डिबाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपका होता है डायपोल मोमेंट। इस पे कन्वर्जन्स पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। तो हम लोग चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। डायपोल मोमेंट ध्यान रखना चार्ज के अलावा डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं कि इफ चार्ज ऑन HCl molecule is 5 into 10⁻⁻20 coulomb and फाइंड करना, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलता है, देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है, वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन डिबाई। नॉर्मली एक्चुअल में मैं डिबाई इसलिए बोल दिया क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, सपोज करो CET, JEE मेन या नीट में आता, तो ऑप्शंस जो होंगे वो डिवाई में ही दिए होते हैं, ऑप्शन किलोमीटर में दिया ही नहीं होता। तो इसलिए आपको उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप बोलोगे सर किलोमीटर में कर देंगे तो सही होगा, अरे भाई सही तो होगा पर ऑप्शन में तो नहीं दिया होगा ना, तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए डिवाई में ही करना है, उसी में ऑप्शन दिया रहता है। तो कोलॉम इंटू मीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻20 और पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12। So this will be
1.2 इंटू 10⁻⁻10 इन मीटर, और एक पिकोमीटर है तो वो 120 इंटू 10⁻⁻12 होगा। मैंने इसको इसलिए 1.2 इंटू -10 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 6 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर, ये आएगा। इसको डिवाई में कन्वर्ट करने के लिए 6 इंटू 10⁻⁻30, वो 3.33 था एक्चुअल में। 3.33 को मतलब अरे वो क्या था, 1 डिवाई क्या था, उसको कैपिटल डी लिखते हैं। 3.33 इंटू 10⁻⁻30 था ना ये, कूलम इंटू मीटर। अच्छा 3.33 को 10/3 लिख सकते हैं ना ये, अरे 3/33 को 10/3 कर सकते हैं ना, तो समझ में आ ही रहा होगा, इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। ठीक, ऐसा कर सकते हैं, तो मैं ही कर देता हूँ इसको 10/3 इंटू 10⁻30। ठीक है, अब अरे वो किलोमीटर की वैल्यू और कुछ नहीं, आप समझ में आ ही रहा होगा ये कैसे कन्वर्ट किया, ये इससे कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिवाई में। ठीक है, ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी 1.8D। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा ही लिखा रहेगा मतलब 2.5D, 1D, 1.8D, तो दिस इज 1.8D। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसको करने के पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, कि किसी मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है। तो ये देखो, ये होता क्या है, ये होता है एक्चुअल चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल चार्ज इंटू 100। या इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल चार्ज अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100। देखो अगर देखो आयनिक बॉन्ड जब होता है, आप समझो, अगर मान लो एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की वजह से इतना चार्ज क्रिएट होता है। तो मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इतना चार्ज क्रिएट होगा। तो जब इतना चार्ज क्रिएट होता है तो मॉलिक्यूल होता है 100% आयनिक। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ने दूसरे को दे दिया तो इतना चार्ज क्रिएट होगा, और अगर इतना चार्ज क्रिएट होगा तो मॉलिक्यूल क्या होता है, 100% आयनिक होता है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल आपका 100% आयनिक होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा A+ और B-, और ऐसे मॉलिक्यूल 100% आयनिक होते हैं। ठीक है, पर हो सकता है एक्चुअल चार्ज कुछ और निकले, तो क्या निकलेगा अभी करते हैं, अभी समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, डायपोल मोमेंट कितना गिवन है, 3D। 3D का मतलब है 3 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, अच्छा डायपोल मोमेंट ही क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज और डिस्टेंस कितना है, 150 मीन्स 1.50 कर लेते हैं इंटू 10⁻⁻10 एक्चुअल में होगा ये।
मीटर। अरे ये कर लिया आपका, तो ये इससे कट हो जाएगा। सो दिस विल बी 10⁻⁻20 और इसको 3/2 कर लेते हैं, ठीक है, इसको 3/2 और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 10। अरे भाई ये 10 है ना ये, तो देखो चार्ज का वैल्यू क्या आएगा, अरे कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो ये 1.5 मैंने किया था, तो 2 उधर 3 नीचे, मतलब 2/3 और एक्चुअल में 2 पर जाएगा, बल्कि उधर 10 है तो 20/3 इंटू 10⁻⁻20। सो दिस विल बी 6.66 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, ठीक ये आएगा। अब देखो परसेंटेज जो आयनिक पूछा है, तो ये जो सॉल्व करके आया था दिस इज एक्चुअल चार्ज। ये जो सॉल्व करके आया जो हमने देखा मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट से, तो एक्चुअल चार्ज कितना है 6.66 10⁻⁻20 कूलम और थ्योरेटिकल चार्ज 1.66 इंटू 10⁻⁻19 और ये 100 से मल्टीप्लाई होता है, ये कट जाएगा 10⁻⁻1 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी 66.6 बाई 1.66, दिस इज नियरली 40%, ठीक है। ये इसका आंसर है, आप करके देख लो, अप्रॉक्सीमेटली 40% इसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। जो सॉल्व करके क्यों निकलेगा दैट विल बी एक्चुअल, मतलब इसके हिसाब से, और थ्योरेटिकल मींस जब 100% आयनिक होगा तब कितना चार्ज होता, तब चार्ज होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो आंसर इज 40% आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब इसके अलावा सपोज करते हैं अगर दो डायपोल मोमेंट होता, जैसे ए और ये बी, इसको कुछ भी कर लो भाई, इसको सी कर लो, कुछ भी हो सकता है। इसका डायपोल मोमेंट मान लेते हैं μ1 है, इधर जाता, डायपोल मोमेंट μ2 होता, इसका एंगल थीटा है। अरे वेक्टर के जैसे, वेक्टर पता ही होगा, तो दो साइड से फोर्स खींच रहे हैं। अगर अब आप बोलोगे सर अगर ये इधर होता तो, अरे इधर होता तब क्या होता, वेक्टर तो पढ़ा ही होगा ना, वेक्टर तो सॉल्व करना आता है, वेक्टर के जैसे करना है, ठीक है। एक वेक्टर की वैल्यू ये, एक वेक्टर की वैल्यू ये, तो क्या होता है म्यू रिजल्टेंट। ऐसे केस में क्या होता है, तो वो क्या होता है पता ही होगा आपको, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। इस फॉर्मूले का वैसे कभी यूज नहीं पड़ता, पर थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। तो अगर आपको कभी 2-3 डायपोल मोमेंट दे दिया तो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा। वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर तो पूरा चैप्टर निपटाया होगा आपने फिजिक्स में, ठीक है। वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला करना आपका आ जाएगा। तो हम लोग अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना आप। बेंजीन पे क्लोरीन जुड़ा है। देखो बेंजीन जो है, बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बेंजीन को ऐसा करते हैं, ऐसा कर देते हैं, बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अरे भाई ये सेंटर पे, मतलब बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल, अच्छा नॉन पोलर का मतलब बेंजीन इज अ प्लेनर, एक प्लेन में होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। अरे समझ लो ऐसा मैंने आपको दिखा दिया, मतलब ऐसा, चलो ये नहीं ऐसा, बस ये बेंजीन ऐसा दिया है, अब ये बेंजीन है, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट गिवन है 1.52, ठीक है, दे रखा है, ये दिया है, फाइंड करना है, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूं, आपको उनका डायपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है, इसका यूज करके, ठीक है। मैं से कार्बन क्लोरीन में जो भी रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू 1.5D दिया है, तो उस नॉलेज का यूज करना है। तो इन पांचों को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इन पांचों को सॉल्व करते हैं।
तो ये इसका 1.5d दिया है। तो देखो हम लोग कैसे, जैसे पहले वाले को, देखो मान लो फर्स्ट वाले को, देखो क्या है कि इसको आप पीछे सेंटर तक लेके जाओ तो ऐसे, देखो टोटल एंगल पता होता 360 होता है। देखो ये एक, फिर इधर जाएगा 2, इधर होता 3, इधर होता 4, ये 5 और 6। अरे देखो 1 2, अरे कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। अरे जैसे आप समझ लो सेंटर से आपने 6 पार्ट में डिवाइड किया होता, तो इसका बीच का जो एंगल जो आता वो 60 डिग्री आता। तो ये वाला भी आप बोलोगे 1.5d और इसका भी बोलोगे 1.5d, ऐसा करना था। और एंगल 60 डिग्री। तो म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लो भाई, वेक्टर तो पढ़ा ही होगा। अरे 2 μ1 μ2, अरे इसका जो भी शॉर्टकट होगा वो आपको पता होगा। एक्चुअली मुझे तो अभी इतना एग्जैक्टली याद नहीं, इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले को करना, तो नीचे वाले में क्या होगा, इसमें जब आप करोगे नीचे वाले में, सो दिस विल बी एंगल विल बी 120 डिग्री। ठीक है, इसको एंगल 120 करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। भाई इतना तो कर ही लोगे ना, तो दोनों को सॉल्व करना। पहले वाले का आंसर शायद 2.5 के आसपास को जाता है। अरे भाई कर लेना, जो भी आएगा कर लेना, अभी मेरा करने का मन नहीं, आप कर लेना। और दूसरे वाले का आंसर 1.5 पे शायद आता है। ठीक है, इसमें देखो जो ऊपर खींचेगा ये नीचे खींचेगा, तो नेट इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। दिस इज 0, ऊपर नीचे खींच रहा, बैलेंस होगा 0। ठीक है, इसमें जो ज्यादा चांस आपको एग्जाम में आए तो वो इन दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल आ सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो फोर्थ वाले देखो क्या होगा, फोर्थ वाले को बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है। अच्छा इतने का डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0, ऊपर नीचे बैलेंस 0। तो जब इतने का 0 है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा तो एक ही क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक्स्ट्रा है। अरे इसका इससे 0 हो गया, तो बस इसका बता दो कितना है, तो इसका वैल्यू 1.5, तो 1.5d आंसर। भाई देखो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो गया, तो एक ही मॉलिक्यूल बचा ये, तो ये 1.5d। ठीक है, ये इसका आंसर है। हम लोग फिफ्थ वाले को करते हैं। अच्छा ये तीन देखो बैलेंस है, अरे 120 120 120 बैलेंस है, नेट रिजल्टेंट विल बी 0, एक क्लोरीन एक्स्ट्रा जोड़ दो, सो दिस इज 1.5d। ठीक है, तो इसका आंसर भी 1.5d होगा। समझ में आपको आ रहा होगा। तो एक दो चीजें इसमें और लिख लेते हैं। अगर कभी डायपोल मोमेंट 0 आता है तो हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल को वैसे कई बार बोल देते हैं नॉन पोलर, ये भी एक तरीका होता है पोलर नॉन पोलर लिखने का। और अगर डायपोल मोमेंट अगर नॉन 0 होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं पोलर। ठीक है, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, देखो पोलर का मतलब या फिर डायपोल मोमेंट का मतलब कि जिधर इलेक्ट्रॉन गया उधर एरो से दिखाना होता है। ठीक है, अगर कभी किसी मॉलिक्यूल में मान लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी जिधर होता है उधर भी एक फोर्स लगता है। ठीक है, देखो डायपोल मतलब कि वो डायरेक्शन दिखाता है, जिधर इलेक्ट्रॉन है तो जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उधर आपको दिखाना है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे पॉइंट लिखो, तो लिखो इसमें नीचे लिखो कि इफ लोन पेयर is present in any molecule, then direction of dipole moment is in the direction of lone pair। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगा, लोन पेयर के डायरेक्शन में होगा। अगर होता है तो मतलब कि अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में ऐसा ए है और उसमें लोन पेयर लगा हुआ है, तो वो भी अपने साइड एक मतलब डायपोल मोमेंट लगाता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर इज इन द डायरेक्ट मतलब देन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर में होता है। ठीक है, तो एक मतलब आईआईटी का आया हुआ पुराना क्वेश्चन करते हैं जेई का। तो एक पहले क्वेश्चन लिखो कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। तो हम लोग इसमें NH3 और NF3 मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं। तो इसमें देखते हैं किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और किसका डायपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपको पहले इंस्टेंट में तो देख के ये लगेगा
कि अमोनिया का कम होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और हाइड्रोजन 2.1, तो डिफरेंस 0.9 का है। और अगर आप NF3 की बात करो तो NF3 में क्या होता है, इसका मतलब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन का। तो ये इधर खींचेगा, ये इधर और ये इधर, तो ये और अच्छा लोन पेयर भी तो उधर ही खींचता है ना, लोन पेयर सभी बताए उधर ही होता है डायरेक्शन, तो ये ऐसा होगा। अच्छा यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे ये ऊपर खींचेगा और ये फ्लोरीन भाई नीचे खींचता है, नीचे, तो ये ऊपर ये नीचे एक दूसरे को काटेंगे, तो डायपोल मोमेंट यहाँ डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, पर यहाँ लोन पेयर ऊपर चलता है, ये नीचे चलता है, एक दूसरे को कैंसिल करने लगते हैं, तो डायपोल मोमेंट कम हो जाता है, यहाँ उल्टा बढ़ जाता है। तो इन दोनों में इसका डायपोल मोमेंट बहुत हाई होता है, उसका कम होता है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें तो लिखो डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज वेरी हाई एज कंपेयर टू NF3। In case of ammonia, direction of dipole moment is same, so net dipole moment is added, whereas in case of NF3, direction of dipole moment are opposite, so net dipole moment decreases। तो वहाँ पे net dipole moment कम होने लगता है और यहाँ पे बढ़ने लगता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो ऐसे चलो एक दो मॉलिक्यूल हम लोग और कर लेते हैं डायपोल मोमेंट के रिगार्डिंग। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं एक नाम बता रहा हूं, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, इनको कुछ बोला जाता है क्या? अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन सेम साइड है, एक्चुअल में सेम एटम अगर सेम साइड है, जैसे हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसको बोलते हैं सिस। अगर हाइड्रोजन सेम साइड आप लिखना चाहो लिख लो, हाइड्रोजन प्रेजेंट सेम साइड, इसको बोलते हैं सिस। और अगर हाइड्रोजन उल्टे साइड है तो इसको बोलते हैं ट्रांस। सिस ट्रांस, हाइड्रोजन उल्टे हैं, उल्टे लगे ट्रांस, हाइड्रोजन एक ही साइड लगे, मतलब ऐसे याद करना है, सेम साइड सिस, उल्टे साइड ट्रांस, उल्टा है तो ट्रांस, सेम है तो सिस। ठीक है, तो सिस और ट्रांस, अब दोनों में अगर डायपोल मोमेंट कंपेयर करना हुआ तो देखो ऐसा होता है। अगर आपको इसमें देखो जाना है तो देखो ऐसा होता है कि कार्बन, ये वाला कार्बन जो ये कार्बन, ये sp2 है और ये sp3, sp2 और sp3। अच्छा sp2 और sp3 में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है? sp2 का। sp2 और sp3 में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? sp2 का। अरे बता तो है अच्छा ये बताया होगा मैंने, अच्छा पहले उसमें बताया होगा ना पीरियोडिक टेबल में, नहीं याद तो लिख लो। देखो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा चलता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज का उल्टा होता है, बात ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर sp2 फिर sp3, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, ऐसा ऑर्डर होता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर देखो इसमें फिर से, तो sp2 और sp3 में sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये इधर खींचेगा और वैसे ये इधर खींचेगा, तो देखो दोनों नेट में ऊपर जाएंगे, तो इसको डायपोल मोमेंट क्या होता है? हाई होता है। और मतलब हम बोलेंगे इसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो तो नहीं होता भाई, नॉन जीरो होता, जीरो तो नहीं होता। अच्छा यहाँ देखो क्या होगा, ये sp2 और ये sp3, ये अपने साइड खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर खींचेगा, इधर आएगा, और भाई ये sp2 और sp3, तो ये भी अपने साइड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इधर से ये इधर से, तो नेट बैलेंस करके जीरो, और दिख रहा ना बैलेंस, तो इसका डायपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। तो ट्रांस वाले का डायपोल मोमेंट जीरो होता है और सिस वाले का नॉन जीरो होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो चलो एक और थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस आप बोलोगे सर ये है क्या? ये एक्चुअल में आइसोमर है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनके बारे में आगे डिटेल में करेंगे, अभी बस ये नाम समझ लो। अगर हाइड्रोजन सेम साइड,
हाइड्रोजन सेम साइड सिस, हाइड्रोजन उल्टे साइड ट्रांस। आपके लिए इतना भी इनफ है, सफिशिएंट है, मतलब इससे ज्यादा भी आपको जानने की जरूरत है नहीं। अब यहां पे देखो सिस और ट्रांस को कंपेयर करते हैं, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। देखो यहां पे तो थोड़ा अलग ही केस हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की, तो ये इधर खींचेगा। अच्छा ये sp2 है और ये sp3, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? sp2 को, तो ये भी इधर, तो देखो ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर, तो इसका डायपोल मोमेंट बहुत एक ही डायरेक्शन है, तो ये बहुत हाई होगा, बढ़ जाएगा, हाई होगा। ठीक है, इसमें देखो ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींचता है और इधर खींचेगा। हाँ जीरो तो नहीं होगा, पर अब एक ही लाइन में जा रहा है, ऐड हो जाएगा। और वेक्टर पता ना, जब एंगल एक ही डायरेक्शन में होता है तो वेक्टर का समेशन ज्यादा होता है। ये इधर है, ये इधर है, तो ये होगा, जीरो तो नहीं होगा पर ये लो होगा, तो डायपोल मोमेंट इस बार उसका हाई होगा, इसका लो होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में कर लिया है एक्चुअल में। तो हम लोग इस लेक्चर में अभी इतना ही सीखते हैं। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले सीखेंगे कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल के बारे में, लाइक डाइबोरेन। फिर हम लोग सीखेंगे अबाउट रेजोनेंस, कि रेजोनेंस क्या होता है। फिर हम लोग उसमें सीखेंगे बैक बॉन्डिंग। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे।